Good morning, viewers. Welcome to Judicial Study Center. आज का टॉपिक है आईपीसी 1860 में जनरल एक्सेप्शन चैप्टर। जनरल एक्सेप्शन चैप्टर आईपीसी का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। चाहे एपीओ का एग्ज़ाम हो, पीसीएसजे का एग्ज़ाम हो, एचजेएस का एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस जनरल एक्सेप्शन चैप्टर में विशेष तौर से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ से सवाल बनता है उसको आज डिस्कस करेंगे। अब देखें, ये जो जनरल एक्सेप्शन चैप्टर है यह दो पार्ट में बटा हुआ है। एक सेक्शन 76 से लेकर के और सेक्शन 95 तक, और दूसरा पढ़ेंगे सेक्शन 96 से लेकर के और सेक्शन 106 तक। सबसे पहली चीज ध्यान रखना है कि ये जो जनरल एक्सेप्शन चैप्टर है इसके अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। अभियुक्त व्यक्ति के कार्य को अपराध इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इस जनरल एक्सेप्शन चैप्टर के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति के कार्य को या तो उसको क्षम्य बना दिया गया है या उसको लॉ के द्वारा जस्टिफाई बना दिया गया है। अब यहाँ ध्यान रखना है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि धारा 76 से लेकर के धारा 95 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति के कार्य को इसलिए अपराध नहीं माना जाता है ताकि उसको लॉ के द्वारा एक्सक्यूजेबल, उसको क्षम्य बना दिया गया है। लेकिन ध्यान रखना है कि धारा 96 से लेकर के धारा 106 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति के कार्य को इसलिए अपराध नहीं माना गया है क्योंकि उसको लॉ के द्वारा उसको जस्टिफाई बनाया गया है। तो यह बात ध्यान में रखनी है। अब दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान रखना है कि जनरल एक्सेप्शन चैप्टर के अंतर्गत कोई अभियुक्त व्यक्ति यदि लाभ प्राप्त करना चाहता है तो इसको साबित करने का भार अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर होता है। आप पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 105 और धारा 105 स्पष्ट कर देती है कि कोई भी अभियुक्त व्यक्ति है और वह भारतीय दंड संहिता में वर्णित जनरल एक्सेप्शन का लाभ लेना चाहता है, किसी प्रोवाइजो का लाभ लेना चाहता है, तो इसको साबित करने का भार अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर होगा और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा। जबकि जनरल रूल आप जानते हैं कि आपराधिक मामले में अभियुक्त के अपराध को साबित करने का भार प्रॉसिक्यूशन के ऊपर होता है कि प्रॉसिक्यूशन अभियुक्त के अपराध को युक्त शंका से परे उसको साबित करे और अभियुक्त व्यक्ति को पूरी तरीके से इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाता है। लेकिन
यह जनरल रूल का एक्सेप्शन है कि कोई भी अभियुक्त व्यक्ति जनरल एक्सेप्शन चैप्टर का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो इसको साबित करने का भार उसी व्यक्ति के ऊपर होगा। तीसरी चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे कि वास्तव में धारा 76 से लेकर के और धारा 95 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि इसको लॉ के द्वारा इसको क्षम्य बनाया गया है। आप जब पढ़ते हैं मेंसरिया को कि मेंसरिया भारतीय दंड संहिता में किस तरीके से अप्लाई करती है, तो भारतीय दंड संहिता में मेंसरिया 3 तरीके से अप्लाई करती है। एक पॉजिटिवली सकारात्मक रूप में, दूसरा निगेटिव रूप में और तीसरा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूप में। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो जनरल एक्सेप्शन चैप्टर है यहाँ पर मेंसरिया निगेटिव रूप में अप्लाई होती है। मेंसरिया का मतलब आप जानते हैं कि कोक महोदय ने कहा था कि एक्टस नॉन फेसिट रिम निस्ट मेंसिटरिया, और जिसका अर्थ होता है कि कोई कार्य तब तक अपराध नहीं होता है जब तक उसको दोषी मन के साथ नहीं किया जाता है। अर्थात अपराध के लिए 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं। रॉन्गफुल एक्ट किया जाना चाहिए और उस रॉन्गफुल एक्ट को गिल्टी माइंड के साथ किया जाना चाहिए, और दोनों का एक साथ होना आवश्यक है, तभी अपराध होगा, अदरवाइज अपराध वह नहीं होगा। और यह बात भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से लेकर के धारा 95 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। धारा 76 से 95 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा रॉन्गफुल एक्ट को तो किया जाता है, लेकिन गिल्टी माइंड का अभाव रहता है, इसलिए अभियुक्त व्यक्ति के कार्य को पूरी तरीके से उसको क्षम्य बना दिया गया है। अब आइए एक एक सेक्शन को देखते हैं। तो अब सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 76। सेक्शन 76 और सेक्शन 79 दोनों सेक्शन को साथ में मिलाकर के पढ़ना चाहिए। जो सेक्शन 76 है यह बाउंड बाय लॉ से संबंधित है। बाउंड बाय लॉ, विधि द्वारा आबद्ध। और जो सेक्शन 79 है ये सेक्शन 79 जस्टिफाई बाय लॉ से संबंधित है। जस्टिफाई बाय लॉ विधि द्वारा न्यायोचित से संबंधित है। अब देखें सेक्शन 76 में प्रावधान किया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिसको करने के लिए वह अपने को विधि द्वारा आबद्ध समझता है, तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि वह उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ये जो सेक्शन 76 है ये बाउंड बाय लॉ से संबंधित है। सेक्शन 76 पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अब सेक्शन 76 2 पार्ट में इसको पढ़ा जाना चाहिए। सेक्शन 76 का पहला पार्ट कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिसको करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध समझता है। जैसे सेक्शन 76 का जो इलस्ट्रेशन ए है, दृष्टांत ए इस बात को स्पष्ट कर देता है। सेक्शन 76 का दृष्टांत ए कहता है कि विधि के समादेश के अनुवर्तन में
एक सैनिक अपने ऑफिसर के आदेशानुसार भीड़ पर गोली चला देता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो उसके कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। उसका कार्य धारा 76 के पहले पार्ट के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वह व्यक्ति, वह सैनिक अपने जो सुपीरियर ऑफिसर है लाफुल उसने आर्डर दिया है तो वह उसका पालन करने के लिए अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझते हुए करता है। अतः उसका कार्य धारा 76 के पहले पार्ट के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, जो पहला दृष्टांत में जो शब्द लिखे गए हैं शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए कि विधि के समादेश के अनुवर्तन में शब्द लिखा है, अर्थात सेक्शन 76 के अंतर्गत कोई सुपीरियर ऑफिसर है और वह कोई लॉफुल आर्डर देता है और उसका सबऑर्डिनेट उस लॉफुल आर्डर का कंप्लायंस करता है और उसमें कोई अपहान किसी व्यक्ति को कारित कर देता है तो उसका कार्य पूरी तरीके से एग्जम्प्टेड होगा और ये माना जाएगा कि उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो सुपीरियर ऑफिसर है उसका लॉफुल आर्डर होना चाहिए, तभी उसका सबऑर्डिनेट उसको मानने के लिए बाध्य है। जैसे इस पर एक लीडिंग केस पढ़ेंगे, वो केस का नाम है चरण दास। और चरण दास की केस का फैक्ट ये है कि एक गांव में 5 व्यक्ति थे और 5 व्यक्ति झोपड़ी में बैठ करके और जुआ खेल रहे थे। उसी समय पुलिस को यह मालूम हुआ कि गांव में झोपड़ी में बैठ कर के 5 लोग जुआ खेल रहे हैं, तो एक सब इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल गांव में पहुंच गए और जैसे ही जुआरियों ने देखा कि पुलिस आ रही है वह वहां से भागना शुरू कर दिए। अब पुलिस सब इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को आदेश दिया कि जुआरी के ऊपर गोली चला दो और सब इंस्पेक्टर के आदेशानुसार पुलिस कांस्टेबल ने गोली चला दिया और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई। अब यहाँ पर कहा गया, न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल को धारा 76 के पहले पार्ट का उसको लाभ नहीं मिलेगा। धारा 76 के पहले पार्ट का लाभ प्राप्त करने के लिए यह साबित करना होगा कि सुपीरियर ऑफिसर ने लॉफुल आर्डर किया था। यदि अनलॉफुल आर्डर है तो सबऑर्डिनेट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस केस में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इफ द आर्डर गिवन बाय द पुलिस ऑफिसर इज इलीगल या प्लेनली इलीगल, नोबडी इज बाउंड टू फॉलो सच देयर आर्डर। अर्थात यदि सुपीरियर ऑफिसर है और वह कोई अनलॉफुल आर्डर करता है तो उसका सबऑर्डिनेट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब यहाँ पर इस केस के अंतर्गत देखा जाए कि जुआरी जुआ खेल रहे थे और जुआ खेलना ऐसा अपराध नहीं है जिसमें मृत्यु तक कारित की जा सकती है। इस संबंध में जब सीआरपीसी की धारा 46 आप पढ़ते हैं तो सीआरपीसी सेक्शन 46 में गिरफ्तारी का तरीका बताया गया है और गिरफ्तारी का तरीका बताया गया है कि पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहता है तो वस्तुतः वह उसके शरीर को छू करके गिरफ्तार करेगा। दूसरा तरीका बताया गया है कि जिस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करना चाहता है यदि वह गिरफ्तारी का विरोध करता है तब पुलिस अधिकारी
उतना आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है जितना उसको गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 46 सब क्लास 3 सीआरपीसी कहती है कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकता है। वह केवल एक परिस्थिति में मृत्यु कारित कर सकता है, जब उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा अपराध करने का आरोप है जिसमें मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। तो जुआ खेलना एक ऐसा अपराध नहीं है जिसमें मृत्यु दंड की सजा दी जा सके, आजीवन कारावास की सजा दी जा सके। अतः सब इंस्पेक्टर के द्वारा पुलिस कांस्टेबल को जो आदेश दिया गया है वह इल्लीगल आर्डर है, और सुपीरियर ऑफिसर इल्लीगल आर्डर देता है तो उसका सबऑर्डिनेट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, और सबऑर्डिनेट उसका कंप्लायंस करता है तो जो ऑफेंस होगा वह उसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा। अब इसी तरीके से सेक्शन 76 में दूसरा पार्ट कहता है कि तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसको करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। अब धारा 76 की जो दूसरा पार्ट है उसमें आप देख रहे हैं कि तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण। यहीं से निष्कर्ष निकलता है कि जो मिस्टेक भूल होती है वह भूल दो प्रकार की होती है। एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है और दूसरा मिस्टेक ऑफ लॉ होता है। अब इसमें जो तथ्य की भूल होती है वह तथ्य की भूल पूरी तरीके से क्षम्य होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो विधि की भूल होती है वह क्षम्य नहीं होती है। अब तथ्य की भूल को क्षम्य बनाया गया है, लेकिन कोई भी अभियुक्त व्यक्ति तथ्य की भूल के आधार पर यदि बचाव चाहता है तो उसको कोर्ट में साबित करना होगा कि जो उसने कार्य किया है उसने लॉफुल एक्ट को किया है, उस एक्ट को गुड फेथ में किया है, और जो कृत्य किया है वह तथ्य की भूल के कारण हुआ है। यदि 3 बातों को साबित कर देता है तो सेक्शन 76 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को तथ्य की भूल के आधार पर पूरी तरीके से उसको बचाव मिलेगा। लेकिन जहां अभियुक्त व्यक्ति सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं करता है, लॉफुल एक्ट नहीं करता है, वहां अभियुक्त व्यक्ति को तथ्य की भूल के आधार पर उसको कोई भी बचाव नहीं मिलेगा। जैसे आप सेक्शन 76 पर लीडिंग केस पढ़ते हैं आर वर्सेस प्रिंस, और आर वर्सेस प्रिंस की केस में जो प्रिंस था वह 16 वर्ष से कम आयु की एक लड़की को उसके लॉफुल गार्जियनशिप में से वह उसको भगा करके लेकर चला गया। अब यहाँ प्रिंस का तर्क था कि लड़की इतनी हिष्ट पुष्ट थी कि वह देखने में 18 वर्ष से अधिक आयु की लगती थी, अतः यहाँ पर उसको तथ्य की भूल हुई है और तथ्य की भूल के आधार पर यहाँ पर उसको बचाव मिलना चाहिए। यहाँ प्रिंस अभियुक्त व्यक्ति को व्यपहरण के अपराध के लिए उसको दोषी ठहराया गया। यहाँ अभियुक्त को तथ्य की भूल के आधार पर बचाव नहीं मिलेगा। पहले ही आपको बता दिए कि कोई भी अभियुक्त व्यक्ति तथ्य की भूल के आधार पर बचाव चाहता है तो उसको कोर्ट में साबित करना होगा कि वह लॉफुल एक्ट को कर रहा था, वह गुड फेथ में कार्य को कर रहा था और उससे तथ्य की भूल हुई है। इस केस के अंतर्गत देख रहे हैं कि जो प्रिंस ने कार्य किया वो गुड फेथ में कार्य नहीं किया, लॉफुल एक्ट को कार्य नहीं किया, अतः उसको तथ्य की भूल के आधार पर उसको बचाव नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जब आर वर्सेस टाल्सन की केस आप पढ़ते हैं तो आर वर्सेस टाल्सन की केस में महिला को द्विविवाह के अपराध के लिए उसको दोषी नहीं माना गया,
क्योंकि महिला को उचित रूप से सद्भावना पूर्वक उसको विश्वास हो गया था कि उसके हस्बैंड की मृत्यु कारित हो गई है। अतः आर वर्सेस टाल्सन के अंतर्गत तथ्य की भूल के आधार पर महिला को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया। इसमें एक और केस आप पढ़ते हैं, आर वर्सेस व्हिट एंड स्टोक। आर वर्सेस व्हिट एंड स्टोक और आर वर्सेस व्हिट एंड स्टोक की केस में एक अशिक्षित महिला थी और उसने इस आधार पर पुनर्विवाह कर लिया क्योंकि उसके वकील ने पति से डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर लिया होगा। यहाँ पर महिला को विवाह के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और ये कहा गया कि यह तथ्य की भूल नहीं है, ये विधि की भूल है और जो विधि की भूल होती है वह क्षम्य नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से और बातों को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी अभियुक्त व्यक्ति यदि तथ्य की भूल के आधार पर बचाव चाहता है तो यहाँ पर जैसे यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति है और अभियुक्त व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है कि उसको धारा 76 के अंतर्गत तथ्य की भूल के आधार पर वहाँ पर उसको बचाव नहीं मिलेगा। जैसे अब मान लीजिए कि कोई अभियुक्त व्यक्ति है और अभियुक्त व्यक्ति, जैसे इसमें आप केस पढ़ेंगे सिएट अली की केस है और सिएट अली की केस का फैक्ट ये है कि इसमें ये जो हस्बैंड है यह अपने बच्चे को देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ा दिया। तो यहाँ पर कहा गया कि तथ्य की भूल के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति को यहाँ पर बचाव नहीं मिलेगा। तो कोई भी अभियुक्त व्यक्ति है यदि इस तरीके का कार्य करता है तो उसको तथ्य की भूल के आधार पर उसको बचाव नहीं मिलेगा। इसी तरीके से पटना हाई कोर्ट की केस है और उसमें एक व्यक्ति है और उसने अपनी पत्नी के ऊपर से भूत को भगाने के लिए उसकी इतनी पिटाई किया कि उसकी मृत्यु कारित हो गई। तो यहाँ भी कहा गया कि अभियुक्त व्यक्ति को धारा 76 के अंतर्गत तथ्य की भूल के आधार पर उसको बचाव नहीं मिलेगा। तो यदि कोई व्यक्ति अंधविश्वास में कार्य करता है तो धारा 76 के अंतर्गत तथ्य की भूल के आधार पर उसको कोई भी बचाव उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसमें जो दूसरी भूल का प्रकार देख रहे हैं वो मिस्टेक ऑफ लॉ है और जो विधि की भूल होती है वह क्षम्य नहीं होती है। इसका कारण ये है कि हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि जिस दिन कोई कानून लागू होता है उस दिन से वह कानून की जानकारी रखे। यदि वह कानून की जानकारी नहीं रखता है तो वह इस आधार पर बचाव नहीं पा सकता है कि उसको जो लागू विधि है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी। इसके पीछे कारण ये है कि यदि विधि की भूल को क्षम्य बना दिया जाएगा तो हर व्यक्ति कोर्ट के सामने यही प्रश्न उठाएगा कि वह विधि को नहीं जानता था। इसलिए सामान्य नियम बना दिया गया है कि जो विधि की भूल है वो कभी भी क्षम्य नहीं होगी। अतः जिस दिन कोई भी कानून पारित होता है हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह उस कानून की जानकारी रखे। वह ये तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता है कि इस विधि की उसको कोई जानकारी नहीं है। तो जो विधि की भूल होती है वो क्षम्य नहीं होती है। अब इसके बाद देखें जो सेक्शन 79 है वो जस्टिफाई बाय लॉ से संबंधित है और धारा 76 और धारा 79 में जो डिफरेंस देखेंगे वो केवल सिर्फ एक शब्द का है, वो बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाई बाय लॉ।
धारा 79 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिसको करने के लिए वह विधि द्वारा न्यायानुमत समझता है, तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि वह उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। तो किसी व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा यदि वह जो कार्य कर रहा है सद्भावना पूर्वक कर रहा है और उसको लॉ के द्वारा जस्टिफाई समझता है, तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे देखें सेक्शन 79 में इलस्ट्रेशन दिया गया है और उसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे एक व्यक्ति है और ए व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो बी नामक व्यक्ति है यह वाई की हत्या कारित करने के लिए जा रहा है, और ए नामक व्यक्ति अपना श्रेष्ठ निर्णय लेता है और बी नामक व्यक्ति को पकड़ लेता है और पकड़ को उसको पुलिस के पास उसको लेकर के चला जाता है। बाद में ये पता चलता है कि वास्तव में जो बी नामक व्यक्ति है वह सेल्फ डिफेंस में कार्य कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये जो ए का कार्य है ये लॉ के द्वारा पूरी तरीके से जस्टिफाई बनाया गया है। सेक्शन 97 सब क्लाज 1 आईपीसी हर व्यक्ति को अधिकार देती है कि कोई भी व्यक्ति है और मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाला कोई भी अपराध कारित करता है तो वह स्वयं अपने शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है तथा साथ ही साथ वह दूसरे व्यक्ति के शरीर की भी प्रतिरक्षा कर सकता है। अतः यहाँ पर ए नामक व्यक्ति यदि बी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, उसको पकड़ लेता है कि वह वाई की हत्या न कर पाए, तो यहाँ पर ए का जो कार्य है ये लॉ के द्वारा ये पूरी तरीके से जस्टिफाई माना जाएगा। अब आगे देखें सेक्शन 76 के बाद जो सेक्शन 77 है, एक लाइन में ध्यान रखना है कि धारा 77 के अंतर्गत यहाँ पर जजेज को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया है और सेक्शन 77 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि कोई भी जज है और वह जुडिशियल एक्ट को परफॉर्म कर रहा है, न्यायिकतः कार्य को कर रहा है, तो उसके कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। तो न्यायाधीश जो न्यायिकतः कार्य को करता है उसको सेक्शन 77 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन न्यायाधीश को प्रोटेक्शन कब मिलेगा कि जब वह जुडिशियल एक्ट को परफॉर्म कर रहा हो, न्यायिकतः कार्य को कर रहा हो, तभी उसको सेक्शन 77 के अंतर्गत उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। सेक्शन 78 पढ़ेंगे तो सेक्शन 78 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार जो व्यक्ति कार्य करता है, कोर्ट के डायरेक्शन में जो व्यक्ति कार्य करता है, उसको सेक्शन 78 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया है। तो एक एक लाइन में ध्यान रखना है, सेक्शन 77 के अंतर्गत जजेज को प्रोटेक्शन दिया गया है और सेक्शन 78 के अंतर्गत जज के डायरेक्शन में जो व्यक्ति कार्य करता है उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। जैसे दोनों को एक उदाहरण से समझ लें कि जैसे मान लीजिए ए एक अभियुक्त व्यक्ति है और इसका कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा धारा 302 के अंतर्गत ट्रायल किया जाता है और कोर्ट ऑफ सेशन ए अभियुक्त व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश की सजा सुना देता है और हाई कोर्ट मृत्यु दंडादेश का कन्फर्मेशन कर देता है। तो अब यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन ने जो अभियुक्त व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया है, तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन को धारा 77 पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देती है कि उसने जुडिशियल एक्ट को किया है, अतः उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन का कार्य धारा 77 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। लेकिन वहीं पर एक जो जल्लाद है
और ये अभियुक्त व्यक्ति को कोर्ट के आदेशानुसार उसको फांसी पर लटका देता है। तो जो जल्लाद का कार्य है वो सेक्शन 78 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होगा, क्योंकि कोर्ट के निर्देशानुसार उसने कार्य किया है, तो उसके कार्य को भी अपराध नहीं माना जाएगा। अब आगे देखें, सेक्शन 80 है और सेक्शन 80 पर प्रायः प्रीलिम्स का सवाल पूछा जाता है। अब जैसे धारा 80 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है। कब अपराध नहीं है? कि जब वह दुर्घटना या दुर्भाग्यवश हो जाती है। तो कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना एवं दुर्भाग्यवश हो जाती है। लेकिन सेक्शन 80 के अंतर्गत यदि अभियुक्त लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसको कोर्ट के सामने साबित करना होगा। अभियुक्त को क्या क्या साबित करना होगा? कि अभियुक्त ने लॉफुल एक्ट को किया है, वह वैधपूर्ण कार्य किया है। दूसरा, उसने लॉफुल मीन्स के द्वारा कार्य किया है, अर्थात विधिपूर्ण साधन द्वारा कार्य किया है। तीसरी चीज साबित करना होगा अभियुक्त को कि उसने प्रॉपर केयर एंड अटेंशन के साथ कार्य किया है। और चौथी चीज साबित करना होगा कि विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड नॉलेज, बिना आशय एवं ज्ञान मृत्यु कारित करने के आशय एवं ज्ञान के बिना कार्य किया है। और फिर भी दुर्घटनावश दुर्भाग्यवश मृत्यु कारित हो जाती है, तो वहाँ पर अभियुक्त व्यक्ति को सेक्शन 80 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो कोई भी प्रॉब्लम पूछी जाती है सेक्शन 80 में, तो अभियुक्त को सेक्शन 80 के अंतर्गत कब लाभ मिलेगा? जब उसने वैधपूर्ण कार्य किया है, वैधपूर्ण साधन के द्वारा कार्य किया है, सम्यक सतर्कता एवं सावधानी के साथ कार्य किया है, आपराधिक आशय ज्ञान के बिना कार्य किया है, फिर भी दुर्घटना दुर्भाग्यवश कोई अपहानि कारित हो जाती है, तो अभियुक्त का कार्य पूरी तरीके से क्षम्य होगा और ये माना जाएगा कि अभियुक्त ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। जैसे सेक्शन 80 का दृष्टांत स्पष्ट कर देता है कि ये एक लकड़हारा है और वह कुल्हाड़ी से लकड़ी को काट रहा है और कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल जाता है और निकट खड़ा एक्स व्यक्ति को लग जाता है और एक्स की मृत्यु कारित हो जाती है। तो ए का कार्य यहाँ पूरी तरीके से एग्जम्प्टेड है। ए का कार्य यहाँ पर अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि ए जो लकड़ी को काट रहा है, लॉफुल एक्ट को कर रहा है, कुल्हाड़ी से काट रहा है, वैधपूर्ण साधन से उसको काट रहा है, लॉफुल मीन्स से उसको काट रहा है, प्रॉपर केयर एवं अटेंशन बरता है, फिर भी दुर्घटनावश यदि कुल्हाड़ी का फल निकल जाता है और निकट खड़ा एक्स व्यक्ति को लग जाता है, उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो यहाँ पर ए का जो कार्य है लकड़हारा का पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है और ये माना जाएगा कि उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। लेकिन ध्यान रखना है कि धारा 80 को लागू होने के लिए ये जो 5 शर्तें आपको बता रहे हैं, पांचों शर्तें साथ साथ पूरी होंगी तभी अभियुक्त को लाभ मिलेगा, अदरवाइज अभियुक्त व्यक्ति को इसको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे प्रॉब्लम बना करके पूछ लिया जाता है कि जैसे ए एक व्यक्ति है और यह उस पेड़ पर लकड़ी को काटता है जहां पर XYZ पेड़ के नीचे 3 व्यक्ति खेल रहे होते हैं। अब वहां पर कुल्हाड़ी का फल निकल जाता है और X बच्चे की मृत्यु कारित हो जाती है। तो यहाँ अभियुक्त व्यक्ति को धारा 80 के अंतर्गत प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ ठीक है कि अभियुक्त व्यक्ति लकड़ी काट रहा है, लॉफुल एक्ट को कर रहा है, वह कुल्हाड़ी से काट रहा है अर्थात लॉफुल मीन्स द्वारा कार्य कर रहा है, लेकिन प्रॉपर केयर एवं अटेंशन के साथ कार्य नहीं कर रहा है।
लकड़ी काटने से पहले वहाँ से बच्चे को उसको हटा देना चाहिए, तब उसको लकड़ी को काटना चाहिए। तो यहाँ प्रॉपर केयर अटेंशन के साथ कार्य नहीं करता है, अतः अभियुक्त व्यक्ति को धारा 80 के अंतर्गत यहाँ पर उसको बचाव नहीं मिलेगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए उसको दोषी ठहराया जाएगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है और हंसी हंसी में भरी हुई बंदूक को एक बच्चे की तरफ उसको तान देता है और दुर्घटनावश उसका टाइगर दब जाता है और बच्चे की मृत्यु कारित हो जाती है। तो यहाँ अभियुक्त व्यक्ति को सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ध्यान क्या रखना है कि धारा 80 का लाभ प्राप्त करने के लिए लॉफुल एक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर बंदूक को तानना ये लॉफुल एक्ट नहीं है, ये पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, तो सेक्शन 80 का अभियुक्त व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा। तो चाहे जिस तरीके से प्रॉब्लम बनाई जाए, धारा 80 को लागू होने के लिए सारी शर्त को ध्यान में रखना है कि लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मीन्स होना चाहिए, प्रॉपर केयर एंड अटेंशन होना चाहिए, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन नॉलेज होना चाहिए, और फिर भी मिसफॉर्चून या एक्सीडेंटली दुर्घटना या दुर्भाग्यवश फिर भी कोई अपहान कारित हो जाती है, तब अभियुक्त व्यक्ति को लाभ मिलेगा, अदरवाइज अभियुक्त व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा। अब अगला सेक्शन 81 है। 81 सेक्शन को केवल एक लाइन में ध्यान रखना है। धारा 81 का जो मूल तत्व है वो क्या है कि धारा 81 का मूल तत्व है स्मॉल लॉस may be done in protection of major loss अर्थात स्मॉल लॉस में बी डन, छोटी हानि को कारित की जा सकती है, इन प्रोटेक्शन ऑफ मेजर लॉस, बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि को कारित किया जा सकता है। तो धारा 81 प्रावधान करती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो जानता रहता है कि उस कार्य के परिणाम स्वरूप अपराध होना संभाव्य है, फिर भी उसके कार्य को अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि वह जो कार्य करता है वह या तो शरीर की प्रतिरक्षा के लिए कार्य करता है या संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए कार्य करता है, अतः उसके कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। तो धारा 81 स्पष्ट कर देती है कि बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि को कारित किया जा सकता है। जैसे इसके दृष्टांत को पूछा जाता है, धारा 81 में जितने दृष्टांत दिए गए हैं सारे दृष्टांत आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आपको तैयार रहना चाहिए। जैसे धारा 81 का दृष्टांत देखें, दृष्टांत ये कहता है कि यह वाष्प जलयान का एक कप्तान है और यह अचानक बिना किसी कसूर के अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि यह जहाज के मार्ग को नहीं मोड़ता है तो इस जहाज में जो 20 लोग बैठे हुए हैं, इन 20 लोगों की मृत्यु कारित हो सकती है। और यदि जहाज के मार्ग को मोड़ देता है तो एक छोटी सी नाव है और उसमें 2 व्यक्ति सवार हैं, संभाव्यतः उन 2 व्यक्तियों की मृत्यु कारित हो सकती है। अब ऐसी परिस्थिति में जहाज का कप्तान यहाँ पर जो 2 व्यक्ति नाव में बैठे हैं इनकी मृत्यु कारित करने के आशय के बिना, और जो नाव में 20 लोग बैठे हैं
इनको जहाज में जो 20 लोग बैठे हैं इनको सुरक्षित बचाने के लिए वह अपने जहाज के मार्ग को मोड़ देता है, नाव को डुबो देता है और 2 लोगों की मृत्यु कारित कर देता है, तो जहाज का कप्तान का कार्य धारा 81 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है और ये माना जाएगा कि उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। इसी तरीके से देखें, दृष्टांत दिया है कि एक बड़ी अग्निकांड को रोकने के लिए वह घर की दीवार को गिरा देता है और इसलिए गिरा देता है ताकि संपत्ति को बचाया जा सके, मानव को सुरक्षित रखा जा सके। तो यहाँ पर उसका कार्य पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है और उसके कार्य को यहाँ पर उसको अपराध नहीं माना जाएगा। अब आगे देखें सेक्शन 82, सेक्शन 83। अब धारा 82 क्या करती है? धारा 82 भी इम्पॉर्टेंट है, 83 भी इम्पॉर्टेंट है। धारा 82 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम है, अर्थात 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के कार्य को उसको अपराध नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आईपीसी की धारा 82 यह कंक्लूसिव प्रूफ है, अतः चाहे जिस तरीके की प्रॉब्लम बनाया जाए, अब प्रॉब्लम बनाया जाए कि एक 6 वर्ष का बच्चा है और बी को मार डालने के आशय से इसके पेट में छुरा भोंक देता है और बी नामक व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, तो यहाँ पर ए ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया। धारा 82 कंक्लूसिव प्रूफ है। धारा 82 कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक के कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जब निश्चायक सबूत आप पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में निश्चायक सबूत को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जहाँ कहीं इस अधिनियम में एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ एक तथ्य के साबित हो जाने पर कोर्ट दूसरे तथ्य को अपने आप साबित मानेगी और उसको ना साबित करने के प्रयोजन के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो कोर्ट उस साक्ष्य को भी ग्रहण नहीं करेगी। तो यहाँ पर केवल यदि दर्शा दिया जाता है कि अपराध करते समय बच्चे की उम्र 7 वर्ष से कम है, तो कोर्ट अपने आप इस बात को मान लेगी कि बच्चे ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। लेकिन सेक्शन 83 जब आप पढ़ते हैं तो सेक्शन 83 के अंतर्गत बच्चे को आंशिक प्रोटेक्शन दिया गया है। सेक्शन 82 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया है। अब सेक्शन 83 प्रावधान करती है कि यदि कोई 7 वर्ष से यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक का है और 12 वर्ष से कम आयु का है और उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह अपने कार्य की प्रकृति एवं परिणाम को जान सके, तो उसके कार्य को भी अपराध नहीं माना जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष से अधिक है, 12 वर्ष से कम है, तो उसका कार्य अपराध भी हो सकता है और उसका कार्य अपराध नहीं भी हो सकता है। उसका कार्य तब अपराध हो सकता है जब उसकी बुद्धि इतनी मैच्योर्ड हो गई है कि वह अपने एक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को जानने में कैपेबल हो गया है, तब उसके कार्य को अपराध माना जाएगा और सेक्शन 83 के अंतर्गत तब उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है, 12 वर्ष से कम का है, उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह अपने एक्ट के नेचर कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सके, तो उसका कार्य सेक्शन 83 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होगा। अब आगे देखें, जो सेक्शन 84 है वह चित्त विकृत व्यक्ति से संबंधित है।
सेक्शन 84 पर ध्यान रखना है। प्रायः फिल्म्स में पूछा जाता है कि मैकनाटन की केस किससे संबंधित है। धारा 84। तो जो मैकनाटन की केस है, यह मैकनाटन केस सेक्शन 84 से संबंधित है। वास्तव में मैकनाटन की केस बहुत इम्पॉर्टेंट केस है और मैकनाटन की केस आईपीसी लागू होने से पहले की है। 1843 की ये केस है और 1843 में मैकनाटन की केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अनसाउंड माइंड व्यक्ति के संबंध में 5 रूल बताए थे और उसी 5 रूल को मैकनाटन रूल के नाम से जाना जाता है। और वास्तव में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मैकनाटन की केस में जो 5 नियम प्रतिपादित किया, उसमें जो दूसरा रूल है, उसी दूसरे रूल को भारतीय दंड संहिता के धारा 84 के अंतर्गत रख दिया गया। अतः ये केस धारा 84 पर इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब धारा 84 प्रावधान क्या करती है? धारा 84 प्रावधान करती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो चित्त विकृति के कारण अपने कार्य की प्रकृति या जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है कि विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। अर्थात कोई भी अभियुक्त व्यक्ति है और अनसाउंड माइंड के आधार पर धारा 84 का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो अभियुक्त को कोर्ट में 3 बातों को साबित करना होगा। सबसे पहली चीज साबित करना होगा कि अपराध करते समय वह अनसाउंड माइंड का था। यहीं से प्रॉब्लम बन जाती है। अभियुक्त को धारा 84 के अंतर्गत केवल लाभ तभी मिलेगा जब अपराध करते समय वह अनसाउंड माइंड का हो। अपराध करने से पहले अनसाउंड माइंड का है, अपराध करने के पश्चात अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो उसको सेक्शन 84 का लाभ नहीं मिलेगा। तो ध्यान क्या रखना है कि ऑफेंस कमिट करते समय एक्यूज्ड पर्सन को अनसाउंड माइंड का होना चाहिए। और अनसाउंड माइंड किस तरीके का होना चाहिए कि दूसरी चीज कि वह अपने कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ हो, एक्ट के नेचर को ही जानने में वह अक्षम हो, या तीसरी चीज वह जो कुछ कर रहा है वह रॉन्गफुल है कि कंट्री टू लॉ है, इसको जानने में इनकेपेबल है, तब अभियुक्त को धारा 84 का लाभ मिलेगा। अर्थात अभियुक्त व्यक्ति धारा 84 का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसको कोर्ट में क्या क्या साबित करना होगा कि ऑफेंस कमिट करते समय वह चित्त विकृत था, चित्त विकृति ऐसी थी जिसके कारण वह अपने कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था, या तीसरी चीज वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है कि विधि के प्रतिकूल है, इसको जानने में असमर्थ है, तब अभियुक्त को धारा 84 के अंतर्गत उसको लाभ मिलेगा। अदरवाइज अभियुक्त को धारा 84 के अंतर्गत उसको लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि धारा 84 में जो शब्द लिखा गया है इसी को लीगल इंसेनिटी मिलती है। जो विधिक रूप से पागल होता है उसी को केवल सेक्शन 84 के अंतर्गत प्रोटेक्शन मिलता है। यदि मेडिकली कोई इंसेन है तो उसको सेक्शन 84 का लाभ नहीं मिलेगा। और लीगली इंसेन किसी व्यक्ति को कब कहा जाएगा कि जब वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है कि विधि के प्रतिकूल है, इसको जानने में असमर्थ है, तब उसको विधिक रूप से पागल कहा जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को ही भारतीय दंड संहिता की धारा 84 उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देती है। अब इसके बाद जो 2 धाराएं पढ़ेंगे, धारा 85 एवं धारा 86।
जो धारा 85 एवं धारा 86 है, ये जो दोनों धाराएं हैं यह इंटॉक्सिकेशन नशा से संबंधित है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो धारा 85 है यह अस्वैच्छिक मतता से संबंधित है और जो सेक्शन 86 है यह स्वैच्छिक मतता से संबंधित है। धारा 85 क्या कहती है कि धारा 85 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो मतता के कारण अपने कार्य की प्रकृति को या जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है कि विधि के प्रतिकूल है, इसको जानने में असमर्थ हो, बशर्ते कि जो मतता हुई है वह उसके ज्ञान के बिना हुई है या उसके इच्छा के विरुद्ध कराई गई है। तब 85 सेक्शन के अंतर्गत ऐसे नशे में व्यक्ति को पूरी तरीके से उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आप देखें कि वास्तव में देख रहे हैं कि धारा 85 अस्वैच्छिक मतता से संबंधित है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को उसके ज्ञान के बिना नशा करा दिया जाता है, उसको बाई फोर्स उसको नशा करा दिया जाता है, छल बल के द्वारा उसको नशा करा दिया जाता है और उसकी स्थिति ठीक उसी प्रकार से हो जाती है जैसे सेक्शन 84 के अंतर्गत एक अनसाउंड माइंड के व्यक्ति का होता है, तो उसको भी पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है। तो दोनों में आप देखेंगे कि धारा 84 में जो शब्द लिखा है वही धारा 85 में भी लिखा है। अंतर क्या है कि वहाँ चित्त विकृति है, यहाँ मतता है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि जो मतता होनी चाहिए वह उसकी इच्छा के विरुद्ध कराई गई होनी चाहिए या उसके ज्ञान की बिना कराई गई होनी चाहिए। तब धारा 85 के अंतर्गत अस्वैच्छिक जो नशा किया है और उसकी प्रकृति विकृत की तरह हो गई है तो उसको सेक्शन 85 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन जो सेक्शन 86 है यह स्वेच्छा नशा से संबंधित है। तो यदि कोई भी व्यक्ति है और वह स्वेच्छा नशा करके वह कोई कार्य करता है तो धारा 86 करती है कि उसके बारे में यह प्रिजम्पशन किया जाएगा कि उसको वही ज्ञान था जो नशा न किया होता तो उसको ज्ञान होता। अर्थात जो स्वेच्छा नशा करके कोई कार्य करता है उसको ज्ञान के आधार पर उसको सदैव दंडित किया जाएगा, क्योंकि उसके बारे में विधि यह उपधारणा कर लेती है कि यदि नशा न किया होता तो जो ज्ञान उसको होता वही ज्ञान उसको उस समय भी था और नॉलेज के आधार पर उसको सदैव दंडित किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखना है कि धारा 86 में इंटेंशन की उपधारणा की बात नहीं की गई है, नॉलेज की उपधारणा की बात की गई है। अतः ध्यान रखना है कि ऐसा अपराध जिसमें विशिष्ट आशय का होना आवश्यक है, तो जब तक विशिष्ट आशय को साबित नहीं किया जाएगा तब तक वहाँ पर उसको उस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि सेक्शन 86 के अंतर्गत जो प्रिजम्पशन की बात की गई है वो नॉलेज के प्रिजम्पशन की बात की गई है, इंटेंशन के बारे में प्रिजम्पशन की बात नहीं की गई है। अतः भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई अपराध है जिसके लिए विशिष्ट आशय का होना आवश्यक है, तो उस विशिष्ट आशय को प्रोसिक्यूशन को कोर्ट में साबित करना होगा। जब तक विशिष्ट आशय को साबित नहीं किया जाएगा तो भले अभियुक्त स्वेच्छा नशा किया है उसको वहाँ पर दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे चोरी है, अब यदि स्वेच्छा नशा करके कोई व्यक्ति चोरी करता है तो जो चोरी का आवश्यक तत्व पढ़ते हैं उसमें विशिष्ट आशय क्या है,
डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, उसमें कहीं नॉलेज शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो चोरी के अपराध के लिए भले स्वेच्छा नशा करके कोई चोरी किया है, वहाँ पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन को प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा। प्रोसिक्यूशन जब तक डिसऑनेस्ट इंटेंशन को साबित नहीं कर देता है तब तक अभियुक्त व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। अब आगे देखेंगे कि धारा 87 से लेकर के और जो धारा 90 है यह कंसेंट से संबंधित है। धारा 87 से लेकर के धारा 90 तक ये कंसेंट से संबंधित है। अब इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि कंसेंट शब्द को आईपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया है। तो वास्तव में कंसेंट टर्म को भारतीय दंड संहिता में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 90 है यह कंसेंट को डिफाइन नहीं करता है, बल्कि सेक्शन 90 में सिर्फ ये बताया गया है कि कोई कंसेंट कब फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। तो कोई कंसेंट फ्री कंसेंट कब नहीं कहलाएगा कि जब यदि कंसेंट को किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डाल करके प्राप्त किया जाता है। अब यदि क्षति के भय में डालकर किसी व्यक्ति की कंसेंट को ले लिया जाता है तो ऐसा कंसेंट ये फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से तथ्य के भ्रम के अधीन यदि कंसेंट को प्राप्त किया जाता है तो ऐसा कंसेंट भी फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, तो उसके कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से 12 वर्ष से कम आयु का बालक है, वह अपना कंसेंट देता है तो उसके कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। सेक्शन 90 इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कंसेंट को डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि इसमें यह बताया गया है कि कोई कंसेंट कब फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। अब इस संदर्भ में देखें जो सेक्शन 87 है तो धारा 87 के अंतर्गत इस बात पर आधारित है कि जब आप टाट पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सूत्र पढ़ते हैं कि वोलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, अर्थात सहमति से किए गए कार्य से क्षति नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखना है कि सहमति से किए गए कार्य से क्षति नहीं होती है, यह दो बातों पर आधारित है। सबसे पहली चीज है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में हर एक व्यक्ति अपने मामले का सबसे अच्छा जज होता है। एवरीबडी इज द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। और दूसरी चीज कि कोई भी एक विवेकवान व्यक्ति है, वह अपने विरुद्ध कार्य करने के लिए वह कभी भी सहमति नहीं दे सकता है। इसी आधार पर यह माना गया है कि सहमति से किए गए कार्य से क्षति कारित नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखना है ये सिद्धांत टार्ट का है, यह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उस तरीके से लागू नहीं होता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 87 स्पष्ट कर देती है कि सहमति से न तो मृत्यु कारित की जा सकती है और न ही घोर उपहत कारित की जा सकती है। सहमति से क्या कारित किया जा सकता है तो सिर्फ सिंपल हर्ट कारित किया जा सकता है। तो यदि सहमति से सिंपल हर्ट कारित किया गया है तो धारा 87 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन यदि सहमति से मृत्यु कारित की जाती है, सहमति से घोर उपहत कारित की जाती है तो धारा 87 के अंतर्गत कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यदि सहमति से मृत्यु कारित की जाती है तो यहाँ पर दंड में अवश्य प्रभाव पड़ता है। जब सेक्शन 300 का 5वां एक्सेप्शन पढ़ते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि धारा 300 का 5वां अपवाद कहता है कि आपराधिक मानवबद्ध हत्या नहीं है,
यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का है और मृत्यु कारित करने की सहमति दे देता है और उसकी सहमति से मृत्यु कारित कर दिया जाता है तो वह आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगा। अर्थात एक प्रभाव देख रहे हैं, यदि सहमति से मृत्यु कारित हो जाती है तो उसका ये प्रभाव होगा कि हत्या के अपराध के लिए धारा 302 के अंतर्गत न दंडित करके उसको धारा 304 के अंतर्गत उसको यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड के लिए दंडित किया जाएगा। बेसिकली जो सेक्शन 87 को बनाया गया है वो प्लेयर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है। इसी तरीके से धारा 88 पढ़ेंगे तो धारा 88 के अंतर्गत मेडिकल प्रैक्टिशनर को प्रोटेक्शन दिया गया है। धारा 88 के अंतर्गत मेडिकल प्रैक्टिशनर को कब उसको लाभ उसका मिलेगा? धारा 88 के अंतर्गत यदि अभियुक्त व्यक्ति मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उसको उसका तभी लाभ मिलेगा कब कि जब डॉक्टर ने पेशेंट की कंसेंट से कोई कार्य किया है। दूसरी चीज कि वह सद्भावना पूर्वक उस कार्य को किया है और तीसरी चीज कि मृत्यु कारित करने के आशय के बिना कार्य किया है। तो डॉक्टर को धारा 88 के अंतर्गत तब लाभ मिलता है जब वह कोई कार्य पेशेंट की सहमति से किया हो, सद्भावना पूर्वक किया हो, मृत्यु कारित करने के आशय के बिना कार्य किया हो, फिर भी अपहानि कारित हो जाती है, मृत्यु कारित हो जाती है, तब उसको क्या होगा? सेक्शन 88 के अंतर्गत मेडिकल प्रैक्टिशनर को पूरी तरीके से उसको लाभ मिलेगा, अदरवाइज उसको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब ध्यान रखना है कि धारा 88 के अंतर्गत यदि मेडिकल प्रैक्टिशनर लाभ लेना चाहता है तो उसको साबित करना होगा कि वह कंसेंट से कार्य किया था, सद्भावना पूर्वक कार्य किया था और मृत्यु कारित करने के आशय के बिना कार्य किया था। जैसे इस पर एक लीडिंग केस पढ़ते हैं और केस का नाम है सुकरो कविराज। और सुकरो कविराज की केस का फैक्ट ये है कि सुकरो कविराज ने एक ऐसा ऑपरेशन किया था जिसको एक कुशल चिकित्सक भी करने की हिम्मत न जुटा पाता। सुकरो कविराज ने एक व्यक्ति के आंतरिक बवासीर का, इंटरनल पाइल्स का सब्जी काटने वाले चाकू से उसका ऑपरेशन कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इतना रक्तस्राव हुआ कि उसकी मृत्यु कारित हो गई। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया कि डॉक्टर सुकरो कविराज को धारा 88 के अंतर्गत उसको लाभ मिलेगा कि नहीं लाभ मिलेगा। तो यहाँ डॉक्टर सुकरो कविराज को धारा 88 का लाभ प्रदान नहीं किया गया क्योंकि उसने जो कार्य किया था पेशेंट के कंसेंट से तो किया था, मृत्यु कारित करने का आशय भी उसका नहीं था, लेकिन उसने सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं किया था, इसलिए धारा 88 के अंतर्गत उसको यहाँ पर लाभ नहीं प्रदान किया गया। अब इसी तरीके से सूरज बली की केस है। अब सूरज बली की केस में एक डॉक्टर है और वह महिला के आँख का ऑपरेशन करता है और महिला की आँख की ज्योति चली जाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर को प्रोटेक्शन दिया गया। डॉक्टर ने जो भी कार्य किया था वह सद्भावना पूर्वक कार्य किया था, अतः डॉक्टर को धारा 88 के अंतर्गत यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन दिया गया। अब धारा 88 के बाद जब धारा 89 पढ़ेंगे तो धारा 89 के अंतर्गत जो प्रोटेक्शन दिया गया है कि यदि कोई 12 वर्ष से कम आयु का बालक है या कोई चित्त विकृत व्यक्ति है तो उसके संरक्षक की सहमति से यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको सेक्शन 89 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा और ये माना जाएगा कि उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। तो धारा 89 के अंतर्गत डॉक्टर को भी प्रोटेक्शन दिया गया है और जो बालक का गार्जियन है, 12 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है, चित्त विकृत कोई व्यक्ति है और उसका गार्जियन है
और वह डॉक्टर को कंसेंट देता है और उसकी कंसेंट से डॉक्टर कोई कार्य सद्भावनापूर्वक करता है, फिर भी कोई अपहानि कारित हो जाती है, तो सेक्शन 89 के अंतर्गत डॉक्टर को भी प्रोटेक्शन मिलेगा और जो लॉफुल गार्जियन है उसको भी यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगा। अब आगे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है धारा 90, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, और वो है धारा 92। धारा 92 के अंतर्गत ध्यान रखना है कि सेक्शन 88 आपको बताए कि सेक्शन 88 का लाभ तब मिलता है जब कंसेंट से कार्य किया गया हो। सेक्शन 92 के अंतर्गत यदि सहमति के बिना कार्य किया जाता है तब भी उसको लाभ मिलेगा, लेकिन उसको क्या करना होगा, उसको क्या कोर्ट में दर्शाना होगा कि पहली चीज कि उसने जो भी कार्य किया है वह बेनिफिट के लिए कार्य किया है, लाभ के लिए कार्य किया है। दूसरा, उसने सद्भावना पूर्वक कार्य किया है। और तीसरा, मृत्यु कारित करने के आशय के बिना कार्य किया है। तो यहाँ पर सहमत के बगैर भी यदि किसी व्यक्ति के लाभ के लिए कार्य किया जाता है, दूसरी चीज कि सद्भावना पूर्वक कार्य किया जाता है, मृत्यु कारित करने के आशय के बिना कार्य किया जाता है, तो धारा 92 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन धारा 92 के अंतर्गत परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए कि वह व्यक्ति अपनी कंसेंट देने में अक्षम हो या कंसेंट का दिया जाना उसके लिए असंभव हो, तब ऐसी परिस्थिति में 92 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को उसको लाभ मिलेगा। जैसे अब देखें, आपका इसमें दृष्टांत दिया गया है सेक्शन 92 के अंतर्गत कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और यह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता है और देखता है कि इसके मित्र बी को बाघ ने पकड़ रखा है। अब ये दौड़ करके घर पर आता है, बंदूक लेता है, गोली भरता है और जाता है और बाघ को निशाना बना करके बाघ के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है, उसके मित्र को गोली लग जाती है और उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। तो यहाँ पर ये अभियुक्त व्यक्ति को धारा 92 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा और ये माना जाएगा कि उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। कारण क्या है कि यहाँ पर ये जो बी व्यक्ति है उसके द्वारा कंसेंट का दिया जाना असंभव है। कंसेंट देने के लिए तो कॉम्पिटेंट है, लेकिन कंसेंट का दिया जाना असंभव है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त उसके बेनिफिट के लिए सद्भावना पूर्वक मृत्यु कारित करने के आशय के बिना कार्य करता है, तो उसका कार्य सेक्शन 92 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। इसी तरीके से सेक्शन 92 में जो दृष्टांत ए पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति घोड़े से जा रहा है और वह गिर जाता है और मूर्छित हो जाता है। मूर्छित अवस्था में इसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अब चिकित्सक की राय है कि इसका सिर में ऑपरेशन तुरंत किया जाना आवश्यक है। अब यहाँ पर उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना डॉक्टर सिर का ऑपरेशन करता है और वहाँ पर उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। तो यहाँ पर सेक्शन 92 के अंतर्गत पूरी तरीके से अभियुक्त डॉक्टर को प्रोटेक्शन मिलेगा और ये माना जाएगा कि उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। सेक्शन 93 आप पढ़ते हैं कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक उसके लाभ के लिए कोई संसूचना देता है और उससे कोई अपहानि कारित हो जाती है तो उसके कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। तो यदि सद्भावना पूर्वक कोई संसूचना किसी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए दिया जाता है और फिर भी कोई अपहानि कारित हो जाती है तो उसके कार्य को अपराध वहाँ पर नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और यह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर देखता है और डॉक्टर इसके बॉडी का परीक्षण करता है
और इसके बाद डॉक्टर पाता है कि ए नामक व्यक्ति को कैंसर हो गया है। अब डॉक्टर ए को सलाह देता है कि आप घर पर जाइए, भगवान का नाम लीजिए और आप यहाँ से जाइए। तो अब यहाँ पर डॉक्टर जब ऐसे कहता है कि आपको कैंसर हो गया है, आप जा कर के भगवान का नाम लीजिए और आराम कीजिए, अब उसके पश्चात उस व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाता है और वह मर जाता है। तो यहाँ डॉक्टर का जो कृत्य है वो सेक्शन 93 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड माना जाएगा। यहाँ डॉक्टर ने पेशेंट को सद्भावनापूर्वक उसके लाभ के लिए ऐसी संसूचना दिया है, उसके परिणाम स्वरूप अपहानि कारित हो जाती है तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 94 आप पढ़ते हैं कि सेक्शन 94 भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 94 स्पष्ट कर देता है कि व्यवस्था में दो काम को नहीं किया जा सकता है, कंपल्सन में दो काम को नहीं किया जा सकता है। एक तो किसी व्यक्ति की हत्या कारित नहीं की जा सकती है और दूसरा राज्य सरकार के विरुद्ध ऐसा अपराध है जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। तो धारा 94 स्पष्ट करती है कि व्यवस्था में दो कार्य को नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति व्यवस्था में किसी की हत्या नहीं कर सकता है, ऐसा कार्य नहीं कर सकता है कि राज्य सरकार के विरुद्ध अपराध हो और जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सके। इन दो को छोड़ करके यदि कोई व्यक्ति व्यवस्था में कार्य करता है और उस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप युक्त रूप से आशंका कारित हो जाती है कि उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी, तो यदि मृत्यु कारित करने की धमकी की व्यवस्था दिया जाता है और उस व्यवस्था में वो व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका कार्य सेक्शन 94 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होगा। लेकिन व्यवस्था में न तो मृत्यु कारित किया जाएगा और न ही राज्य सरकार के विरुद्ध अपराध किया जाएगा जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। इन दो अपराधों को छोड़ करके किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य को करने के लिए विवश किया जाता है, यदि वो कार्य को नहीं करता है तो उसकी मृत्यु कारित कर दिया जाएगा। अब मृत्यु कारित करने की धमकी की व्यवस्था में वो कार्य कर देता है तो उसका कार्य सेक्शन 94 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। जैसे एक लोहार है और डाकुओं की गिरोह है और ए के ऊपर राइफल तान देते हैं और कहते हैं कि एक्स के घर के चल करके तुम ताला को तोड़ दो, और उस व्यवस्था में ये ताला को तोड़ देता है तो यहाँ इसका कार्य सेक्शन 94 के अंतर्गत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। अब लास्ट सेक्शन इसमें 95 है और 95 सेक्शन का सूत्र क्या है कि लॉ डज नॉट केयर ट्रिवियल मैटर्स, की जो विधि होती है वह तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। यदि कोई कार्य है वह इतना तुच्छ प्रकृति का है कि कोई मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति उसकी शिकायत ही नहीं कर सकता है तो ऐसा कार्य अपराध होते हुए भी धारा 95 के अंतर्गत वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और बी के बागीचे में सुबह सुबह बिना बी की अनुमति के प्रवेश करता है और उसमें से फूल को तोड़ लेता है, तो विधि की कठोर परिभाषा में आप देखेंगे तो ए का कार्य यह ट्रेसपास के अंतर्गत भी आएगा और चोरी के अंतर्गत भी आएगा, लेकिन ए के कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि जो लॉ है वो डज नॉट केयर ट्रिवियल मैटर्स, की जो विधि होती है वह तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। थैंक्स दैट ऑल।